नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब असल में बात यह है कि तजुर्बा तो अपनी जगह, लेकिन अब माशी अशारिये किस तरफ जा रहे हैं हमें ये देखना है। कल बड़ी खुशाइन चीज़ है कि जनाब इसहाक डार साहब ने बड़े ही पुरएतमाद तरीके से आवाम को ये यकीन दिलाया कि भाई टेंशन नहीं लो, एवरीथिंग विल बी ओके। ये पहले एवरीथिंग विल बी ओके किसने कहा था? वो सॉरी पर जल जाएंगे मेरे, समझ सा गए होंगे कि ये जब सब ठीक ठाक हो तो चलें, उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं, उनके मुंह में घी शक्कर, वो कह रहे हैं मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी, तो मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? जब वज़ीर ख़जाना कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान खुलांच नहीं होगा, तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन इनकी भी बात मान के देख लेते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी तो एक खाई हुई लॉलीपॉप हम सबके मतलब ऑफ़र की थी, समझ जाएं आप। तो बात ये, वो भी तो हम 3 महीने उस लॉलीपॉप को चाटते रहे थे कि साहब मईशत ठीक हो जाएगी, मुल्क बचा लेंगे, सियासत कुर्बान कर देंगे। लेकिन इस बात पे मैं आपको बता दूं कि नवाज़ शरीफ साहब और मरियम साहिबा बिल्कुल खुश नहीं हैं कि मिफ्ता साहब ने सियासत कुर्बान कर दी, क्योंकि उसके नतीजे में हुआ ये कि सुबह शाम, आप अपोजिशन कहूँ या हुकूमत कहूँ, क्योंकि इमरान खान साहब का पता नहीं कि वो हुकूमत में है या अपोजिशन में है, क्योंकि देखें पंजाब तो उनके हाथ में, पख्तूनख्वा भी उनके हाथ में, बल्कि वो तो जब वज़ीर आला पंजाब के पास मिलने के लिए जाते हैं तो परवेज़ साहब खुद उठ जाते हैं, वज़ीर आला पंजाब कहते हैं सर आप बैठे, और वो तो बीबा सा बंदा है जिसको पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाया हुआ है। सब चीज़ तो खान साहब के अपने कंट्रोल में, बलूचिस्तान कंट्रोल में हो ना हो, जिन्होंने उसको कंट्रोल करना है वो कंट्रोल कर रहे हैं, बस बाकी बचा सिंध, जिसकी आबादी जो है पाकिस्तान का कितना हिस्सा होगा, छोटा हिस्सा होगा ना, ज़्यादा हिस्सा तो खान साहब के काबू में। इसलिए उनको अपोजिशन कहूँ या हुकूमत कहूँ, जो भी चाहूँ कह लूँ, बात यह है कि उनकी मकबूलियत में इजाफा इसलिए हो गया क्योंकि महंगाई मुकाओ मुहिम के तहत आई हुकूमत ने महंगाई कम नहीं की। अब माशी इशारिये, अब डॉलर का बड़ा दबाव है, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि ताजिर सनतकार बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए तो वो इनके ख़िलाफ़ बयानात दे देंगे, और इनके ख़िलाफ़ अगर बयानात दे दिए तो इनके हुकूमत की माशी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान पड़ जाएगा। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो बैनुल अक़वामी इदारे उन्होंने कहा डॉलर फिर बढ़ेगा, घटेगा नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ फिर डॉलर घटेगा। अब ये बहुत ही बड़ी दलदल है भाई, और क्या कहते हैं, शहद की दलदल, शहद की दलदल। उर्दू बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है, इसमें अजीब व गरीब किस्म की मिसालें हैं, तो शहद की दलदल में फंस गए हम। खैर, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब शमीम फिरपोश साहब, साबिक सदर हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया जनाब शमीम फिरपोश साहब, सीधी बात है, माशी अशारिये ये हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा है, डॉलर की कदर में कमी आई थी, लेकिन अब आगे क्या होता है ये सवालिया निशान है। पाकिस्तान के ज़ख़ीरे नीचे की, ज़ख़ीरा जो है इसका फ़ॉरेन एक्सचेंज का, ये नीचे की जानिब जा रहा है। मामलात इतने आसान नहीं है जितने लग रहे हैं, लेकिन इसहाक डार साहब ने पुरएतमाद तौर पर कल कह दिया है, डोंट टेक अ टेंशन, मैं हूँ ना। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसहाक डार साहब न कल काबिल एतबार थे, ना आज काबिल एतबार हैं। उन्होंने कल भी मईशत को नुकसान पहुँचाया था और मज़ीद नुकसान पहुँचाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ये हर इंसान ने अपने जहन में बसा रखा है, जिसके बिना पर ना कोई रियोट्स हो रहे हैं, ना कोई एतबार, यानी उसे पता है कि भाई यहाँ हुकूमत चलाता कौन है। ये सारे तो यानी समझे कि कारिंदे हैं, हुकूमत तो चलाता कोई और है, और उनके कहने के मुताबिक ही सब कोई सारे यानी ये जितने भी किरदार हैं वो सामने आते हैं। मैं आपको बता दूं कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। आपने अभी डॉलर की बात की कि डॉलर बज़ाहिर थोड़ा सा नीचे आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरबैंक के अंदर डॉलर थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन कैश डॉलर में आपको पता है, मैंने ज़िंदगी में कभी आज तक नहीं सुना कि 20, 22 और 24 रुपए का फ़र्क हो। यानी कल की बात है कि 219 रुपये इंटरबैंक में था और 238 रुपये में माल किसी के पास अवेलेबल नहीं था। क्योंकि उसने जब मुझे 238 रुपये बताए तो मैं बहुत उछल गया और मैंने उससे कहा कि भाई 218-20 की इंटरबैंक चल रहा है। तो उसने कहा जी 35 में आप मुझे दे दें जितना हो। तो मैंने उससे कहा अच्छा भाई चलो 238 में। तो उसने कहा 238 रेट ज़रूर है पर माल मौजूद नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। बज़ाहिर जो कुछ नज़र आ रहा है वो सब कुछ सही नहीं है। लेकिन आप दिल से मुझे जवाब दें,
असद उमर साहब आए, मुझे नहीं पता, दिलों के हाल मेरा रब जानता है, नेक नियत थी। उनके दौर में मईशत का बेड़ा गर्क हुआ। उन्होंने बोला सही, NCOC के सरबराह के तौर पे बहुत अच्छा काम किया, बतौर एक वफाकी वज़ीर ख़जाना बिल्कुल थर्ड क्लास कारकर्दगी रही। फिर उसके बाद मांगे तांगे का वज़ीर ख़जाना आया अब्दुल हफीज़ शेख साहब। मुझे आज भी याद है जब ये पिछली दफ़ा इलेक्ट हुए थे अब्दुल हफीज़ शेख साहब, तो GA भुट्टो के नारे लगे थे, क्योंकि मकसद ये है कि ये लोग तो आनिया जानिया ब्रीफकेस वज़ीर ख़जाना होते हैं। उन्होंने भी मईशत का बेड़ा गर्क किया, लोग कहते हैं। उसके बाद इन शौकत तरीन साहब को आप लेकर आए, जो आप PTI के जाले, मेरा मतलब पहले पीपल पार्टी के साथ थे, अब PTI के खिलाड़ी बन गए। समझ तो आप गए होंगे, ये भी एक तरह से ब्रीफकेस तो मैं नहीं कहूँगा, वज़ीर ख़जाना तो नहीं है ना अभी, हाँ अब कुछ भी हम कह सकते हैं। तो सर उन्होंने भी सत्यानाश ही किया। तो सर उस हिसाब से आपके ताजे सनतकार बिरादरी का मिफ्ता इस्माइल लाए, उसने भी कुछ इसी तरह काम किया। इसहाकदार इनसे तो बेहतर है ना सर कि नहीं? आप मुझे ये बताएं, पार्टी को छोड़ दें, वज़ीर ख़जाना की बात करें। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, मैं फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि हुकूमत चलाता कोई और है, कारिंदे सामने मौजूद हैं और वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि भाई मैं बहुत कमज़ोर मेरी हुकूमत थी, बार सूरत मुझे छोड़ देनी चाहिए थी, मगर अब मैं ऐसी हुकूमत कबूल नहीं करूँगा। कहने का मकसद ये है कि ये हम आप सब जानते हैं कि अदालतें फ़ैसले करती हैं तो किसके कहने पर करती हैं, अगर बिलफर्ज मुहाल वज़ीर ख़जाना साहब काम करते हैं तो वो किसके कहने पर करते हैं, कहाँ से क्या चीज़ आती है, कहाँ जानी होती है, क्या हो रहा होता है। मुझे तो सिर्फ इतना बता दें कि $1 100 रुपये का था अगर, तो हुकूमत को टैक्स 100 रुपये मिलते थे। आज जब 200 रुपये का और 250 रुपये का डॉलर हुआ तो हुकूमत ने टैक्स रेट कम नहीं किया कि मुझे तो 100 रुपये चाहिए। हुकूमत सर आपको ये तो सर असल के हिसाब से उन्होंने 250 रुपये वसूल करने शुरू कर दिए, लेकिन बरकत फिर भी नजर नहीं आती। सर एक बात मैं आपसे फिर भी नहीं मिलता। सर देखें, लोग आप लेकर, मैं एक बुनियादी मसला बताता हूँ। मेरे ख्याल से तशखीस गलत हुई थी। सबसे पहली चीज़ ये थी कि इमरान खान साहब के जो अतालीक थे वही गलत लोग थे। अब उन पर मड़े मले नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने खुद ही चूज़ किए थे। अलीम खान उनकी अपनी पसंद का आदमी था, उसने आज जो उनके साथ किया है और मीडिया पे जो उनके साथ कर रहा है, यह आप गवाह हैं। ये 1 साल पहले तक सबसे पसंदीदा खिलाड़ी थे। सुबह नाश्ते में इमरान खान साहब की गोली खाते थे, रात को सोते हुए नींद की गोली पे इमरान खान लिखकर सोया करते थे। आज जो वो खान साहब के साथ कर रहे हैं मीडिया पर, आप खुद इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। सारी गेम अलीम खान साहब आप खुद जानते हैं। फिर उसके बाद सबसे अनोखा लाडला जनाब जहांगीर तरीन साहब, वो मड़े या मले नहीं गए थे, बल्कि इन्होंने ख़ुद उनका इंतखाब किया था और बोला था ये ऐसे हैं, ये प्रोफेशनल सियासतदान हैं, इन्हीं की वजह से तो मैं जीता हूँ। अब सर ये तो राहें जुदा होती रहती हैं। अब ताजिर सियासत में भी मुतारिक रहे हैं, तो मुल्की सियासत है, राहें जुदा होती रहती हैं। इन लोगों का इंतखाब खुद किया था। हाँ साहब बुरे आदमी नहीं, मैं मान लेता हूँ इस बात को, लेकिन अतालीक का और जो एडवाइज़र थे उनका इंतखाब गलत था और आज भी गलत है। अली भाई मेरी बात सुने, असल में बात यह है कि परखने के बाद ही पता चलता है, और फिर हर आदमी उतना मजबूत नहीं होता जितना वो अपने आप को दिखाता है या नज़र आता है। इमरान खान साहब अपनी ज़ात के मुताबिक बहुत बड़ा मजबूत हैं, उन्होंने कोई काम गलत नहीं किया, अच्छे एतमाद के साथियों को लेकर ही चले थे साथ में, लेकिन उनको बिकने में देर नहीं लगती। यहाँ पर यानी क्या कहते हैं, आपको मालूम है कि हर शख्स कमज़ोर है, लोगों के अपने मफादात हैं, लोगों की अपनी फाइलें खुली हुई हैं, जब उनके ऊपर कोई दबाव डलता है तो वो दूसरी तरफ फौरी तौर से आ जाते हैं। तो खान साहब खुल के सामने आए ना, बोले सर डब्बू जो है ये हमारे इंतखाब का आदमी नहीं है। हामिद खान साहब अभी एडवाइजरी जो उनकी कमेटी उसके सरबरा बन गए हैं, उन्होंने कहा है कि डब्बू जो है इसकी वजह से नुकसान हुआ है। मैं नाम नहीं लेता डब्बू का, खैर अब तो वज़ीर नहीं है, अब उसका पूछता कौन है डब्बू को। शहबाज गिल साहब जिस सौदे के ऊपर बैठे हुए हैं, इससे पहले ओन चौधरी साहब थे जिनको नौकरी से निकाल दिया गया, अब उसके बाद इनको रखा गया है। ये वो लोग हैं सर जो काउंटर प्रोडक्टिव लोग हैं, आप जानते हैं इस चीज़। मैं अपनी ज़ात के बारे में, मुझे उनकी ज़ात से क्या लेना देना। अरे भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हुकूमतें जब कमज़ोर होती हैं और कोलिशन से बनती हैं, उसके अंदर पार्टियाँ निकलने में देर नहीं लगती। तो माशी प्लान कोई ना कोई बंदा तो देगा ना सर। मैं सियासत के बारे में तो बात करूं और आप भी करें, लेकिन बात यह कि माशी प्लान क्या है, फिर उसको एग्जीक्यूट करने वाला कौन है, क्योंकि असद उमर से नहीं हुआ था और जहांगीर तरीन से एक्सपोज हो गए। तो यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि टीम कैसे तश्कील दें अगर कोई माशी टीम है, चाहे अपोजिशन की हो चाहे हुकूमत की हो। और ब्रेक पर जाने से पहले शमीम फिरपोश साहब के साथ बात हो रही थी। अब
बजरिया टेलीफोन लाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हाजी गनी उस्मान साहब, मारूफ ताजिर सनतकार रहनुमा हैं, ताजिर सियासत में भी बड़े सरगर्म रहते हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू वेरी मच सर जी। अच्छा, अब बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि कल इसहाक डार साहब ने कह दिया वरी नो टेंशन, मैं हूं ना, आप क्यों परेशान होते हैं, पाकिस्तान खुलांच नहीं होगा, आपने यकीन कर लिया, ये बताएं। देखिए, कल इसहाक साहब ने जो चार्टर्ड अकाउंट का जो इनका कोई मकसद था उसमें जो स्पीच की है उसमें उन्होंने आपने जो कहा कि उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो। देखिए, जो भी परेशानी पाकिस्तान की थी कि पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब अल्लाह की मेहरबानी से ये नजर आ रहा है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं होगा और है वो दिसंबर के कमेंटमेंट पूरे करेंगे और मुझे लगता है आवाज़ मुझे वाज़े नहीं आ रही, दोबारा से आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। आवाज़ मुझे वाज़े नहीं आ रही, लेकिन जितनी आई है मैं शमीम फिरपोश साहब की जानिब जाता हूँ। सर, उन्होंने कहा है अब तसल्ली कर लें, दिसंबर तक मामला ठीक हो जाएंगे, इन्होंने यकीन कर लिया है उस्मान साहब। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बेहतरीन की उम्मीद रखे लेकिन बदतरीन के लिए तैयार रहे, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में हमने यही देखा है कि जो कुछ कहा जाता है वो पूरा नहीं होता। तो मैं तो यही बात कहता हूँ अपने बच्चों से भी कि भाई बेहतरीन की उम्मीद रखो लेकिन बदतरीन के लिए तैयार रहो, अल्लाह ताला आगे खैर करने वाला है। अब जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है, ये देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि काबिल एतबार तो है नहीं और ये हम आज से नहीं अरसा दराज से सुनते चले आ रहे हैं। ये तो हमने ये देखा था कि जब जरदारी साहब की हुकूमत आई थी तो जी ये 15 दिन भी नहीं चलेगी, वो 5 साल पूरे किए थे उन्होंने, हर 15 दिन के बाद नई डेट आ जाती थी। लेकिन सर मैं एक बात करता हूँ, देखिए पिछले एतवार के अंदर इसहाक डार साहब ने डॉलर की कदर को कंट्रोल में रखा, महंगाई बढ़ी लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरीके से संभाली। चलें, हाँ, गनी उस्मान साहब दोबारा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो गनी उस्मान साहब, अभी मवाजना यही हो रहा है, शमीम फिरपोश साहब ने भी बड़ी हैवी आर्गूमेंट दी है। उन्होंने कहा है माजी के अंदर हमारे जो वज़राए ख़जाना हैं और बिलखुसूस इन्होंने इसहाक डार साहब के मुतल्लिक बात करते हुए कहा है कि इनका ऐसा ख्याल है कि वो काबिल एतबार नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो माजी के वज़राए ख़जाना रहे हैं उनमें बेहतर हैं इसहाक डार साहब। पता नहीं आप किसके साथ इत्तेफाक करते हैं, ये बताइए। देखिए, आपने देखा कि नेता इस्माइल साहब जो थे वो इसी पार्टी के वजीर खजाना थे। अब जब इसहाक डार जो पाकिस्तान आए और उन्होंने रिप्लेस किया वजीर खजाना को, इसहाक डार को, नो डाउट कि इसहाक डार पहले भी वजीर खजाना का एक्सपीरियंस रखते हैं और माशाल्लाह उस जमाने में माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान की फाइनेंस को माशाल्लाह अच्छे तरीके से चलाया था। और मुझे लगता है कि देखिए, क्राइसिस है, ये लॉटरी नहीं है इस वक्त जो डॉलर को संभालना, तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि अब डॉलर में एक और भी मुसीबत ये आ गई है कि ऑफिशियली और अनऑफिशियली एक्सचेंज डिफरेंस होने से रेमिटेंस हमारा कम हो जाएगा, थोड़ा एक्सपोर्ट में भी हमें लॉसेस हुए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त में अच्छे एक्सपीरियंस आदमी को फाइनेंस मिनिस्ट्री होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इसहाक डार साहब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को अच्छे तरीके से संभालेंगे। अच्छा, बात तो आपने सही की, मैं बड़ी अजीबोगरीब आपसे बात करूँगा शमीम फिरपोश साहब। मैंने एक दौर में कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौर में ऐसी बात की जो नाकाबिल यकीन है। मैंने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसको वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को बनाना चाहिए। लोगों ने मुझे बहुत डांटा, लड़ाई की, झगड़ा किया। मैंने कहा ये इनसे बेहतर है जो वज़ीर ख़जाना इन्होंने रखे हुए। अगर पीपल्स पार्टी का मांगा वज़ीर ख़जाना आप चला सकते हैं तो क्या नून लीग के वज़ीर ख़जाना के अंदर क्या ऐब है या बुराई है? मैं वैसे बोल रहा हूँ, काम आना चाहिए ना सर, काम तो आता है ना बंदे को, ये तो काम तो आता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो भी लायक है उसको उस काम के ऊपर लगाना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी पार्टी को देखते रहें, ना अहल लोगों को लेकर आएँ। उससे बेहतर है कि आप दूसरी पार्टी से कोई अच्छे आदमी को ले लें जो मुल्क के मफाद में काम करें, मुल्क के सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए काम करें और उसमें बेहतरी लेकर आए। लेकिन फिर मैं आपसे कह दूं कि मसला सिर्फ यह है कि मैं तो सीधा चलना चाहता हूं, मेरा कुब मुझे सीधा नहीं चलने देता।
वो अगर चाहे भी, लेकिन अगर कोई दूसरी कुव्वत उसको ना करने दे ऐसा, तो वो क्या करे आदमी। मैं तो ये बता रहा हूँ आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे पेनाडोल खाना पड़ेगा। बता रहा हूँ कि भाई हुकूमतें जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रही, सिर्फ वजह कि वो अपनी मर्जी से चल नहीं रही। मुझे देखिए आप सूरज के इतने नज़दीक जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे। उतनी देर में इनसे पूछ लूँ जनाब गनी उस्मान साहब, अब आपके सामने पेचीदा मसला ये है कि आपके साथ शायद बोर्ड पे भी बैठा करते थे शब्बर ज़ैदी साहब ना, तो मुझे जहाँ तक याद है बैठते थे ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो मुझे ये बताएं बोर्ड पे ना, तो मुझे याद नहीं आपके साथ थे या बाद में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शब्बर ज़ैदी साहब को आप लेकर आए, काबिल आदमी तस्वुर करके, वही आर्गूमेंट लेकर आगे चल रहा हूँ। उस काबिल आदमी ने मुल्क का क्या हाल किया ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और इमरान खान का क्या हाल किया उसने, क्योंकि डूबती किश्ती के अंदर जितनी उसने मोरियाँ की, सुराख की है, ये तो आप ही जानते हैं कि इमरान खान की कश्ती को डबोने के अंदर उनका कितना अहम किरदार रहा, नौकरी पर, नौकरी के बाद। तो सर काबिल आदमी आप लेकर आते हैं, वो भी काम नहीं करता, क्या कहते हैं आप? देखिए जैसे आप कहा ना, हेलो जी आवाज आ रही सर, आप खुल के बोले। जैसे आपने कहा ना कि सब्बर ज़ैदी साहब जो वजीर खजाना थे, एफबीआर चेयरमैन, पाकिस्तान की एक खराबी, सबसे बड़ी खराबी है कि आने वाले 5 सालों में या 6 सालों में आपने देखा कि पाकिस्तान में 5, 6, 7 वजीर खजाना बदले। मेरे ख्याल में ये जैसे कि दूसरी पार्टी का वजीर खजाना लेके आए, तो मेरे जैसा उसूल परस्त आदमी पार्टी बदली के होते दूसरी पार्टी में वजीर खजाना कोई जाएगा ही नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स का मकसद क्या है कि आप एक ही पार्टी को होल्ड करके बैठे रहे, पार्टी प्लस में हो या पार्टी माइनस में हो, मगर अपनी पार्टी में आप मजबूती से होल्ड करें। आपका कहना यह है कि एक सियासी जमात का वजीर खजाना दूसरी सियासी जमात के साथ काम नहीं कर सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं कर सकता कि सर जब तक दोनों पार्टी की जॉइंट वेंचर हो और मिलजुल के हुकूमत बनी हो या कोलिएशन हुकूमत हो तो कर सकता है। बाकी तो मेरे ख्याल में ये कोलिएशन हुकूमत, इनके देखिए 13 पार्टी की कोलिएशन हुकूमत है, इधर एक पार्टी है, तो 13 पार्टी में से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा तो 13 पार्टी में से आएगा जो वजीर खजाना बनेगा। इन्होंने आपके वजीर खजाना बहुत सारे डिस्क्वालीफाई कर दिए शमीम साहब, इन्होंने अब्दुल हफीज शेख साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इन्होंने कहा साहब वो पता ही नहीं, वो तो खैर पता ही नहीं किस पार्टी के हैं। देखिए ना पाकिस्तान में मुझे ये समझ नहीं पड़ती कि पाकिस्तान में 5, 6, 7 साल में कोई 8 से 10 वजीर खजाना बदल गए बार। ये अच्छी बात नहीं है मुल्क के लिए। ये इस पे तो कम से कम आप कहें ना कि अच्छी बात नहीं है कि इतने सारे लोग, 3 बंदे आपने बदले, ये तो बात 2-3 साहब बदले, हफीज शेख साहब बदले, शौकत तरीफ साहब बदले, शबर तो एफबीआर साहब बदले। नहीं, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, दरअसल ये मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ वो सब कुछ हो सकता है जो कहीं और नहीं होता। यहाँ तो वजीर आज़म बाहर से इंपोर्ट कर लिए जाते हैं, वो आते हैं, वजारत करते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं, ना उनको पहले कोई जानता था ना उसके बाद कहीं वो नज़र आते हैं। तो ये यहाँ की रिवायत पड़ी हुई है जिसकी वजह से लोग बददिल हो गए और अब उनको यकीन जाने के भाई यानी क्या कहते हैं, कोई एतमाद नहीं रहा, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रही। लोग ये समझते हैं कि भाई कोई भी आए हमें तो यही धंधे करने पड़ेंगे, यही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। मैं कहता हूं कि एक मर्तबा एतमाद बहाल होना चाहिए लोगों का और लोगों को डिलीवर करना चाहिए। जो लोग आए वो ईमानदार आएँ और मेहनत करने वाले लोग आएँ ताकि वो लोगों में एतमाद बहाल कर सकें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। बहरहाल हम ये समझते हैं, मैं भी यही समझता हूँ कि दिसंबर तक अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई बड़ा ब्रेकअप होगा और वो उसके बाद फिर काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। असल में मसला ये है कि हमारे हालात श्रीलंका जैसे तो नहीं होंगे, इसलिए कि हम एक ज़राई मुल्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे पास बहुत कुछ है। तो हम उसको आज भी हम समझते हैं कि भाई अगर चाहें और नेक नियति के साथ काम करें तो ये मुल्क जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। बल्कि ये मैं समझता हूँ कि सूरह रहमान की एक तफसीर है जिसमें जितनी अल्लाह ताला ने नेमतों का तज़किरा किया है वो सारी नेमतें यहाँ मौजूद हैं, बस उसे नेक नियति के साथ बरूएकार लाने की ज़रूरत है कि उनको बरूएकार लाया जाए। चलें इसी को आगे लेकर हम चलते हैं। असल चीज़ है क़यादत हमें अच्छी नहीं मिल रही, अच्छी नीयत के लोग नहीं मिल रहे। जो बात मैंने अख़ज़ की है इस गुफ्तगू से, तो मुझे हाजी गनी उस्मान साहब आप ये बताएं कि आपकी मार्केट ने और मुल्क की मईशत ने जो तरसों इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के जो नताइज आए हैं उनको किस तरह से अब्जॉर्ब किया है और उसके बाद आपकी क्या राय बनी?
देखिए मेरा तो एक ही ईमान है कि भाई जो भी कोई देखो इलेक्शन करंट ईयर में इलेक्शन ड्यू है ज्यादा से ज्यादा अगस्त 2023 तक तो इलेक्शन किसी हिसाब से भी होना है। तो मेरे ख्याल में 2-4 महीने आगे भी इलेक्शन हो जाए और जो पार्टी को मेजोरिटी मिले उस पार्टी की हुकूमत होनी चाहिए और वो हुकूमत 5 साल के लिए होनी चाहिए। बार बार चेंज हुकूमत और ये और देखिए पाकिस्तान में हमेशा हमेशा 2-4 पार्टियों की मिक्स हुकूमत आती है। मिक्स हुकूमत है ना वो कभी कामयाब नहीं होती, वो अपनी अपनी डिमांडें करती है। मेरे ख्याल में अब तो अल्लाह मियां से मेरी दुआ है कि ऐसा इलेक्शन होने से कि एक ही पार्टी को 50 से 55 से 60 जुमानी बातें कर रहे हैं आप, तो बड़ी तगड़ी हुकूमत चलेगी। आपकी दिल की हमदर्दी कहीं और है। आप इशारतन बोल रहे हैं कि एक पार्टी की आए, आपको पता है कौन सी पार्टी फिर वो बन रही है आपकी? कि वन पार्टी होना चाहिए, कि टिटर बटेर नहीं होना चाहिए कि दो ये तो होगा मेरी मिनिस्ट्री। आज भी आप कैबिनेट में देख रहे हैं कि 76 मिनिस्टर बने हुए हैं और टोटल दो इनके नंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर है वो 152 देखें आपने इशारे से बात कर दी। पीडीएम तो बोल रही है मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, सिर्फ पैसा वेस्ट हो रहा है। सिर्फ एक ही पार्टी है जो कह रही है कि हम अकेला लड़ेंगे, बाकी तो सब बोल रहे हैं मिलके लड़ेंगे। तो आपने इशारे में बहुत सारी बातें की आपने। अब नया इलेक्शन होगा, ये मिलके लड़ेंगे कि अलग लड़ेंगे ये तो अल्लाह ही जानता है, समझ नहीं पड़ती। मुझे नहीं लगता कि ये मिलके लड़ सकते। हाँ मतलब ऐसा भी मुमकिन है, बिल्कुल मैंने देखा है। मिलके लड़ेंगे तो इनके पास 2 पार्टी है, बाकी 11 पार्टी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। हाँ नुक्ता भारी है आपका, नुक्ता भारी है आपका। यहाँ पर जनाब शमीम फिरपोश साहब भी हल्की सी मुस्कुराहट है इनके चेहरे पे। सर बात तो उन्होंने कर दी, वो मैं उसे ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन पोशीदा बहुत भारी पैगाम उन्होंने पहुँचा दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसा कैसे मुमकिन होगा जब मौजूदा जो सियासी जमातें हैं वो तो जो इस वक्त वफाकी हुकूमत में हो तो सब मिलके लड़ना चाह रही, वो कह रहे हैं कि नहीं एक ही होनी चाहिए ताकि फिर पॉलिसी भी एक हो। मुश्किल हो जाएगा। ये जितने भी हैं और सब ये मिलके लड़ेंगे तो अपने अपने मफादात में बाद में लड़ेंगे और अलग हो जाएंगे, उसके बाद यही सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अगर बिलफर्ज अमाल कोई एक पार्टी आती है तो देखिए इब्तिदा में कुछ गलतियां भी होती हैं, वो इतनी तजर्बेकार पार्टी नहीं है, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। बाकी तमाम जमातें 30-30 साल से हुकूमतें करती चली आ रही हैं, तो उन्होंने भी इब्तिदा में बड़ी गलतियां की हैं, कोई ऐसे कम छोटी मोटी गलतियां नहीं की हैं। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उस गलती को न मानना, इस्लाह करें ना, इस्लाह करें उसकी इस्लाह। हाँ, ये अपनी गलतियों को न मानना और उसके बाद अड़े रहना वो गलत है। लेकिन अगर अपनी गलती को मान ले और उसके बाद फिर उसकी इस्लाह कर ले तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, फरिश्ते तो हैं नहीं। बड़ी अहम बात आपने की है और हमारी ख्वाहिश भी है कि हमारे मुल्क को अच्छी क़यादत मिले, और इसमें सिलेक्टिव होना तो मुश्किल है, लेकिन जब अच्छी क़यादत की आप बात करते हैं तो एक अच्छी नीयत का अच्छा लीडर हमें मिल जाए। नीयत अगर साफ़ होगी तो मंजिल आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह। बाकी सब मेरे रब का करम है, सब कुछ मेरे रब का करम है। वो चाहे तो जब चाहे जैसा चाहे हो जाए। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।